ओई माँ, मैं मर गई। हाय अल्लाह जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जान निकली जा रही है। मम्मी कुछ करे ना। नजमा दर्द से चिल्लाए जा रही थी। अरे क्या हो गया, जरा सा कील ही तो लगा है। कौन सा खंजर लग गया? कमर में इतना वेला मुझा रही हो। उसकी कमर में चुभे कील को देखते उसे तसल्ली देते हो बोली, अरे मम्मी ये जरा सा लगा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि सारा ही अंदर चला गया। आय हाय, मैं मिट जाऊंगी कवारी ही। प्लीज कुछ करे मम्मी। वो बच्चों की तरह शोर मचा रही थी। नगमा बेगम ने लाउंज से बाहर झांक कर देखा, जहां अजमीर नीचे उतरता दिखाई दिया। वो हॉस्पिटल के लिए तैयार था। बेगम ने उसे आवाज लगाई, अरे अजमीर बेटा, जरा इधर तो आना, एक मरीज हमारा भी भुगता कर जा। अजमीर बेगम की बात पर चौंक कर पलटा और लाउंज में दाखिल हुआ। और इनका किराएदार था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। नगमा बेगम के पीछे वो बच्चों की तरह चिल्लाए जा रही थी, ये देखो ना, इसकी कमर में कील चुभ गया है, मुझे तो निकालनी नहीं दे रही और बस गला फाड़ कर चिल्लाई जा रही है। वो वजाहत देते बोली, अच्छा मैं देखता हूँ। अपना बैग टेबल पर रखता उफ आफत की पुड़िया की जाने पड़ा, जो उसे मुसलसल घूर रही थी। इधर लेटो सोफे पर। उसे तहकुम देता बोला, नहीं लेटूंगी, जाओ तुम यहाँ से। वो सुर्ख पड़ी, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, बढ़ती रहो दर से। वो बेनियाजी से कंधे उचकाकर बोला। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, नजमा ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अना एक तरफ, मगर यह दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अजमीर मुस्कुराया, उसकी जानिब पड़ा और सोफे पर ऊंधे मुंह लेटी थी। आंखें जोर से मीची थी। अजमीर ने जरा सा कपड़ा हटाया तो उसकी दूधिया कमर देख वो चंद में खोसा गया। बारीक सी कील अधी अंदर दसी हुई थी। उसने इंतहाई महारत से वो कील एकदम से बाहर निकाली कि वो सी काट सकी और खून की नन्ही सी बूंद बाहर निकली। अजमीर ने जल्दी से उस पर अपना अंगूठा रखा। दूसरे हाथ से वो बैग से रुई निकालते स्प्रे लगा चुका था और ऊपर सनी प्लास्ट लगा दिया। जाली डॉक्टर, ठीक से पट्टी लगाओ, निशान न रह जाए। उसे अपने हुस्न पर दाग पसंद ना था। अजमीर हंसा, कोई बात नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं और इतने से दाग पर तुम्हारे हुस्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक आंख दबाकर बोला। नगमा बेगम किचन में जा चुकी थी। ठड़की डॉक्टर, जाओ अब अपने अस्पताल जाकर मरीजों को हलाक करो। वो जैसे उसका एहसान बोलते हुए बोली। तो एहसान? अजमीर मुस्कुरा दिया। वो छोटी सी लड़की से जज करने का कोई बहाना हाथ से जाने नहीं देती थी। वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। अजमीर अपने केबिन में बैठा हुआ था। अभी वो मरीजों को चेक करने के बाद फारिग हुआ ही था कि उसका दोस्त वासिक कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही अजमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो इससे गले मिला। वेलकम टू पाकिस्तान, कब वापिस आए? अजमीर और वासिक की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी थी, लेकिन कुछ अरसे से वो दुबई में रह रहा था। हाल ही में वो वापस लौटा था और बगैर कोई इतला दिए आज सीधा अजमीर से मिलने आया था। यही कोई 2 दिन पहले। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, तो मैं यहाँ अचानक तुमसे मिलने आ गया। भाई वाह, बहुत ठाट बाट है तुम्हारे। डॉक्टर अजमीर तनोजा, यहाँ तो तुम्हें हर कोई जानता है, कोई काफी पॉपुलर हो गए हो। वासिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अजमीर ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्या लोगे? क्या खिदमत करूं अपने यार की? फिलहाल तो कुछ नहीं, मेरे साथ चलो, हॉर्स राइडिंग करते हैं। तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता यार। इस वक्त शाम हो रही है, कल चलते हैं। अजमीर ने उसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया था और जानता था कि वासिक की हॉर्स राइडिंग और गोल्फ का बहुत शौक है। अभी वो अपनी बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला और घबराई हुई एक नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर अजमीर, प्लीज अंदर चलिए, इमरजेंसी हो गई है, वो कहते हुए बाहर निकल गई। डॉक्टर अजमीर ने एक नजर वासिक की तरफ डाली और फिर तेजी से दरवाजे की जाने पड़ गया। वासिक भी उसके पीछे चल पड़ा। क्या हुआ? बाहर इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ देखकर डॉक्टर अजमीर ने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। सर, एक आदमी है, उसे गोली लगी है और डॉक्टर नैना ने कहा है कि ये पुलिस केस है। वो हाथ नहीं रख रहा। तो इस आदमी ने डॉक्टर नैना की कनपट्टी पर गन रख दी है। अब ना तो अंदर किसी को जाने दे रहा है और ना ही बाहर आने दे रहा है। और हमें साफ मना किया गया है कि पुलिस को इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना वो डॉक्टर नैना को। डॉक्टर ईशा ने आते ही डॉक्टर अजमीर को सारी बात बता दी थी। डॉक्टर अजमीर की पेशानी पर गुस्से से बल पड़ गए। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर नैना के केबिन का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से लॉक था। डॉक्टर बुहान और डॉक्टर माइकल कहाँ हैं? डॉक्टर अजमीर ने अपने सीनियर्स के बारे में पूछा था। सर, वो हॉस्पिटल में नहीं मौजूद है, इसीलिए आपको बुलाया है। डॉक्टर ईशा ने परेशानी से कहा। इतना बड़ा अस्पताल है और ये सब, गार्ड को अंदर बुलाओ, ये दरवाजा तोड़ो। डॉक्टर अजमीर ने सख्ती से हुक्म दिया। अगले लम्हे गार्ड ने दरवाजे का लॉक एक झटके से तोड़कर फेंक दिया और सामने का मंजर देख डॉक्टर अजमीर ने होंठ खींच लिया। एक आदमी था, उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और उसने एक हाथ से डॉक्टर नैना के गले में बाजू डाला हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कनपट्टी पर गन रखी हुई थी। खबरदार डॉक्टर, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना ये डॉक्टर जान से जाएगी।
उस आदमी ने जाराना अंदाज में अपना दिफा करते हुए कहा, जबकि डॉक्टर नैना के चेहरे पर खौफ की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वासिक भी वहीं मौजूद था। उसके अंतर का खून का उबाल खाने लगा था। सामने खड़ा आदमी कोई बहादुर नहीं लग रहा था। लड़की की कनपटी पर गन रखने के बावजूद वो घबरा रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें भी नजर आ रही थी, जिसे वासिक ने बखूबी पांप लिया था। अगले लम्हे एक सेकंड की ताखीर किए बगैर वासिक ने अपनी पेट की जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकालते उस आदमी की गन वाले हाथ पर दे मारा। वो आदमी तरफ कर पीछे गिरा। वासिक ने बगैर ताखीर किए उसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। जब डॉक्टर नैना अब भी डरी हुई उसे ही देख रही थी, इसी दौरान पुलिस भी पहुंच चुकी थी और उस आदमी को उनके हवाले कर दिया गया। वासिक अब डॉक्टर अजमीर की तरफ पड़ा, जो कि गुस्से से उसी को देख रहा था। तुम हीरो बनने से बाज नहीं आते ना? अगर निशाना जरा भी चूक जाता तो ये चाकू डॉक्टर नैना को भी लग सकता था। अजमीर की बात पर वासिक ने एक नजर सामने खड़ी डरी सहमी खूबसूरत और नाजुक सी डॉक्टर नैना की जाने देखा, जिसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में अब भी खौफ समाया हुआ था। अगर मेरी जगह तुम भी होते ना तो शायद ऐसा ही करते। लेकिन वासिक कबीर का निशाना कभी नहीं चूकता। वासिक ने डॉक्टर अजमीर और डॉक्टर नैना को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके करीब आते हुए 2 कदम के फासले पर रुककर दिलचस्पी से उसके दिलफरेब चेहरे को देखते हुए बोला था। 1 इंच का फासला था, वही रुक सकता था चाकू। डॉक्टर नैना ने नाराजगी से मुंह दिखाते हुए कहा, गुस्सा बर्दाश्त किया और परेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, लग सकता था, लगा तो नहीं ना? वासिक का निशाना बहुत पक्का है, अगर मारना होता तो आप ही को लगता। वो इस बार संजीदा और साफ अंदाज में बोला था। ओके, चलता हूं, कल मुलाकात होती है, कहकर वो अजमीर की सुने बगैर वहां से चला गया था। जबकि डॉक्टर अजमीर ने वहां से सारा मेस क्लियर करवाया, लोगों की भीड़ हटवाई। डॉक्टर ईशा डॉक्टर नैना को केबिन की तरफ ले गई थी। डॉक्टर नैना की आंखों में आंसू थे। एक तो उस शख्स से पट्टी करवाकर उसे डरा दिया था और दूसरा उस वासिक कबीर ने हीरोपंती दिखाकर उसे ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अंदर से बहुत सहम गई थी। डॉक्टर नैना, आपको घर जाना चाहिए, आराम करें, वो भी अपने ऑफ टाइम होने वाला है। डॉक्टर अजमीर ने उसकी हालत देखते उसे घर जाने का मशवरा दिया। वो अस्पात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। प्लीज पापा, मान जाए ना, सिर्फ 1 दिन की तो बात है, जाने देना। नजमा शाह को कॉलेज ट्रिप के लिए मरी जाना था, लेकिन उसे इजाजत ही नहीं मिल रही थी। 2 दिन से वो मुसलसल अपने पापा से इजाजत लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भेज ही नहीं रहे थे। वो किसी सूरत इजाजत ही नहीं दे रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी नजमा इतनी होशियार और चालाक नहीं है। वो अपनी हिफाजत कैसे करेगी और एक दिन और रात के लिए उसे खुद से दूर करते, ऐसा तो कभी भी मुमकिन नहीं था। उनकी जान बसती थी अपनी इस इकलौती बेटी में। सबसे ज्यादा उसके नखरे उसके पापा ही उठाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उनकी लाडली थी। वो नाजुक मिजाज हो गई थी और शरारती तो वो हद से ज्यादा थी। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता, वो भी एक रात और 1 दिन के लिए। मेरा दिल नहीं मानता मेरा बच्चा। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास लाभ लगाते हुए कहा, पापा प्लीज जाने देना, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है, सिर्फ मैं ही नहीं होंगी और मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं, लेकिन आपने कभी मुझे जाने ही नहीं दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं मरी देख लूं, पहाड़ों पर बरसती बर्फ देखो, प्लीज पापा जाने देना, प्लीज प्लीज प्लीज। वो फिर से उनके सीने से सर टिकाए बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूर बैठी नगमा बेगम ने घूरती हुई नजर अपनी बेटी पर डाली, जो हर बार इसी तरह नाटक करके अपने पापा को हर बात के लिए राजी कर लेती थी। अभी पिछले ही दिनों उसने जिद करके एक बहुत महंगा मोबाइल लिया था। हालांकि नगमा बेगम ने बहुत मना किया था, लेकिन देबो शाह अपनी बेटी की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते थे, जिससे संजना जी कुछ परेशान हो जाती थी। अच्छा, मैं सोचूंगा, फिलहाल इस टॉपिक को यही बंद करो और जाकर सो जाओ। उन्होंने आधी रजामंदी के साथ उसकी आंखों में बहते आंसू देखकर कहा, थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पापा। खुशी से कहते हुए उठकर अपने कमरे की जानिब भाग गई। आपको नहीं लगता कि आप उसकी हर जायज नाजायज बात मानकर उसे बिगाड़ रहे हैं? लड़की जात है, अगले घर भी जाना है। संजना जी ने नाराजगी से कहा, संजना जी फिलहाल ऐसी बातें मत करें, मेरे लिए मेरी बेटी मेरी शहजादी है और जो भी उसकी जिंदगी में आएगा वो भी उसे रानी बना के रखेगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। वासिक कबीर ने जब से पहली नजर डॉक्टर नैना पर डाली थी,
उसकी खूबसूरती और नाज़गी में उनका दिल अटक खा गया था। उसकी नज़रों के सामने से नैना का वो मासूम सा चेहरा हट ही नहीं रहा था। और फिर वासिक कबीर ने अगले 24 घंटों में डॉक्टर नैना के बारे में सारी मालूमात निकलवा ली थी। वो एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती थी। वालिद नहीं थे, एक बूढ़ी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थी, बहुत खुददार थी, कोई स्कैंडल नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वो सिंगल थी, जिससे वासिक को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। पहली बार उसके दिल में किसी लड़की ने छुआ था और उसे वो अपने करीब लाना चाहता था। सिगरेट पे सिगरेट पीते वो बस डॉक्टर नैना के बारे में ही सोचे चला जा रहा था। बार बार आंखों के सामने उस मासूम सी लड़की का चेहरा आता, जो कि डरी सहमी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो नजरें आज तक वासिक नहीं भूल पाया था। ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक से ये ख्याल दिमाग में कहाँ से आ गया? डॉक्टर अजमीर ने हैरानी से वासिक से पूछा। वो इस वक्त उसे हॉर्स राइडिंग के लिए वासिक के फार्म हाउस में आया था। जब वासिक ने डॉक्टर नैना के बारे में उससे बात की, तो अजमीर ने पेशानी पर बल डालते उसकी जानिब देखा। घोड़े से उतरते ही वासिक ने अपने घोड़े से प्यार से थक्की दी और फिर डॉक्टर अजमीर की जानिब देखा। यार, सुना था, लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ, फर्स्ट साइट लव हो गया मुझे। अब क्या करूं? अरे, तू तो है ही मेरी तू है ना, मेरी मदद कर सकता है। डॉक्टर नैना कोई चीज नहीं है मेरी जान, एक जीता जागता इंसान है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई चीज हो और तुम्हें खरीदी है और मैं खरीद कर दे दूं। यार, उसकी भी जज्बात है और हो सकता है कि किसी के साथ कमिटमेंट में हो उसकी। अभी डॉक्टर जमीन ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। नहीं, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, वो सिंगल है। तब और कोई बहस नहीं, मेरी और उसकी बात, शादी की बात करो। अजमीर, वासिक की बातें सुनते ही गहरी सांस लेकर आ गया। अजमीर ने सर हिलाया। मतलब सारी मालूमात लेने के बाद अब तुम मुझसे चाहता है कि मैं तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊं? बीजान से क्यों नहीं कहता? अजमीर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। तुमसे जितना कहा है ना, उतना करो यार। बाकी बीजान को एक साइड पर कर दो। अगर उन्हें लेकर जाना होता तो क्या मैं तेरा दिमाग खा रहा होता? वासिक ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। फिर भी डॉक्टर नैना की माँ पूछेंगी, कम से कम बीजान को तो साथ देना चाहिए ना। बाकी तू तो साथ चल ही रहा है, मैंने कोई इतराज तो नहीं ना किया। मुझे नहीं लगता कि बीजान राजी होंगी, इसलिए उन्हें फिलहाल एक तरफ कर दो और उन्हें कुछ मत बताना। और तुम मेरे भाई बनकर जाओगे वहां पर, समझे? तुम और रिश्ता पक्का करके ही आओगे। वासिक ने दांत पर दांत रख के उसे इंतबा भरे अंदाज में कहा। तो अजमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो हमेशा उस पर इसी तरह हक जताया करता था और अजमीर के लिए वासिक बिल्कुल भाइयों की तरह था। इधर वासिक भी अजमीर पर अपनी जान छिड़कता था। फाइनली नजमा को मरी जाने की इजाजत मिल गई थी और वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मरी जाने के लिए तैयारी भी कर रही थी। बैग उठाए हुए वो सीढ़ियां उतरते फोन पर अपनी दोस्त सोहा से बातें करती उतर रही थी कि अचानक उसकी जोरदार टक्कर अजमीर तनुजा से हो गई थी। बैग उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों के नीचे से गिर गया। इससे पहले कि वो खुद पर सीढ़ियों से लड़कती, अजमीर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा लगी। फोन छूट कर नीचे गिरा। नजमा ने सांस रोककर ये सब देखा। हाय, मेरा मोबाइल, मेरा बैग, सब कुछ गिरा दिया। आप देख कर नहीं चल सकते क्या? जल्दी डॉक्टर, नजमा ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा। उसकी बात पर अजमीर ने उसे इतना तैयार हाल में देखकर ठड़क गया जैसे कहीं जा रही हो, और अब उसके सवाल उठाने वाली नजरें नीचे खड़े देबू शाह पर थी, जबकि नजमा खुद को छुड़ाते हुए नीचे जाकर अपनी चीजें उठाने लगी। थैंक गॉड मेरा मोबाइल बच गया, वरना नकली डॉक्टर को तो मैं नहीं छोड़ती। बड़बड़ाते हुए बोली थी। अंकल जी, ये कहाँ जा रही है? अजमीर ने बहुत संजीदगी से देबू शाह से पूछा था। मैं फ्रेंड के साथ मरी जा रही हूँ, ठीक है? और अब तो मेरे पापा से मेरे खिलाफ भड़काना मत। वो पहले ही मुझे इजाजत दे चुके हैं, तो बिला वजह बनने के बीच में कुछ जरूरत है। उसने उंगली उठाते उसे वार्न किया और अपना बैग उठाया, क्योंकि उसे पता था कि उस घर में अजमीर तनुजा की कितनी जलती है। अगर वो इस वक्त महबूब शाह के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात डाल देता तो भी इसी वक्त नजमा को जाने से रोक सकते थे। चले बाबा, अकरते उसने महबूब शाह का हाथ थाम लिया। नहीं अंकल जी, ये नहीं जाएगी। अचानक अजमीर की आवाज आई। क्यों नहीं जाऊंगी? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? जब मेरे पापा ने इजाजत दे दिया तो आपको कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। वो कुछ बदतमीजी पर उतर आई थी। अजमीर बेटा, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जा रही है, सिक्योरिटी साथ भी होगा,
लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेबू शाह ने अजमीर को समझाते हुए कहा। जबकि नजमा तो अपने पापा को इस तरह किसी गैर इंसान को सफाई देते वो बिल्कुल भी उसे अच्छा न लगा। उसे बुरा लगा कि अजमीर उसके पापा से इस तरह बात कर रहा है। अंकल जी, ये नहीं जाएगी। मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट पर इतना भरोसा नहीं किया कि उसे अकेले कहीं भेज दूं। आपने मुझे बेटा कहा ना, तो बेटा बनकर मैं इस घर की और इस घर के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। इसलिए बात को यही खत्म करें। नजमा, अंदर जाओ। वो हक से बोल रहा था। नजमा तो जैसे आग पे बोला होगी। हार किस नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ। और खबरदार जो आप मेरे रास्ते में आए। उसका लहजा बदल गया था। तस्वीर ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर भींच ली। नजमा, अंदर जाओ। बेबू शाह भी इस बार अजमीर की जुबान में बोले थे, तो उसने और भी ज्यादा गुस्से से अजमीर को देखा। पापा, आप मुझे इजाजत दे चुके थे, अब इस नकली डॉक्टर की वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं। नजमा वो नरम लहजे में रो पड़ी थी। बेबू शाह की आवाज सुनकर वो अचानक सहम गई थी। जितना कहा है उतना करो, अंदर जाओ। इस बार वो कुछ गुस्से में बोले तो नजमा अजमीर को गुस्से से घूरती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अंकल जी, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। हालात ऐसे नहीं है कि उसे इतनी दूर भेजा जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अजमीर एबुशा के करीब होते हुए धीमे लहजे में समझाते हुए बोला। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। मैं खुद नहीं चाहता कि वो जाए, पर उसकी जिद के आगे मैं चुप हो गया था। वो गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोले। अंकल जी, उसकी हर बात मत माने, वो बिगड़ रही है। अजमीर की बात पर विभूषा सोच में पड़ गए, जबकि दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती ही नजमा के दिल में अजमीर के लिए गहरी नफरत पैदा हो। अब वो न जाने ये नफरत क्यों, कौन सा तूफान लेकर आने वाली थी। डॉक्टर अजमीर, अब आप यूं ही अचानक हमारे घर। डॉक्टर नैना ने घबराकर अजमीर की तरफ देखा, जबकि उसके पीछे उस दिन वाले इंसान को देख नैना कुछ हैरान। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? डॉक्टर अजमीर ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आए आए। उन्हें अंदर ले आई और पर मम्मी जी की कमरे की तरफ बढ़ी। उसकी मम्मी जी से मिलकर अजमीर ने नहीं बल्कि वासिक कबीर ने शादी के मुतालिक बात की। कुछ पल तक वो खामोश रही और इस दौरान नैना किचन में थी। वो नहीं जानती थी अंदर क्या बातें हो रही है, लेकिन अजमीर को अचानक यहाँ देख और उसकी दोस्त को देखकर वो कुछ परेशान और उलझन में थी। और जब चाय की ट्रे लेकर वो अंदर आई तो उसने इन्हें बहुत ही खुशगवार माहौल में एक दूसरे से बातें करते देखा और वही अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। नैना, डॉक्टर अजमीर खास मकसद से आए हैं यहाँ पर। मदीहा बेगम ने नैना की तरफ देखते हुए बात शुरू की। कैसा मकसद? वही वही शांत अंदाज। वासिक कबीर तो आज उसकी इस तरह से एक झलक देखकर ही नजरें फिर गया था। वो नहीं चाहता था कि नजरों की दीवानगी पर कोई सवाल उठे। ये डॉक्टर अजमीर के दोस्त है और ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है। तुम्हारी क्या राय है इसमें? माँ की साफ गोद पर नैना ने रुख मुड़कर सामने बैठे इंसान की जानिब देखा। मैं तो जानती तक नहीं इन्हें, मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? और आपके कहने पर कि यहाँ मेरा रिश्ता लेकर आए हैं? डॉक्टर नैना ने पेशानी पर बल डाल के डॉक्टर अजमीर से पूछा। ये मेरे कहने पर आए हैं, अजमीर की जगह वासिक कबीर ने जवाब दिया। चले, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ रही थी, किसकी इजाजत से आप ये रिश्ता लेकर आए हैं? और अगर आ ही गए हैं तो मेरा जवाब यही है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। आप कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना जरूर पता है कि आप बहुत बड़े अमीरजादे हैं और आपके साथ मेरा कोई भी स्टेटस नहीं है, बिल्कुल भी मिल नहीं खाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। नैना ने साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। वासिक कबीर के सफेद चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई थी। मैं यहाँ ना सुनने नहीं आया, बहुत इज्जत और एहतराम से आपको रुखसत करने आया। हाँ, अगर कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचे, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। आसिक की बात पर डॉक्टर अजमीर ने मुड़कर उस तरफ मुड़ा, जैसे कह रहा हूँ कि अगर खुद ही बात करनी है तो मुझे बीच में क्यों डाला? तो आप रिश्ता लेने नहीं आए, धमकी और जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते हैं। डॉक्टर नैना ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर नैना, आसिक बहुत अच्छा इंसान है। अगर उसमें जरा सी भी कमी होती तो मैं कभी उसके साथ यहाँ ना आता। अजमीर ने फौरन बात संभालते हुए नैना को समझाया। हो गई आपकी तसल्ली, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। डॉक्टर नैना भी अपनी बात पर अड़ी रही।
इससे पहले कि वासिक कुछ और कहता, अजमीर उसे जबरदस्ती से वहां से खींचते हुए बाहर ले गया। बाहर आते उसने अपनी गाड़ी के वॉन पर जोर से मुक्के मारे। अपना सारा गुस्सा वो अपनी नई गाड़ी पर निकाल रहा था। बस कर दो यार, चलो मेरे साथ। अजमीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने मुझे इनकार किया। मुझे, वासिक कबीर को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? वासिक गुस्से से बोला, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। अजमीर ने उसे जबरदस्ती गाड़ी की जाने पड़ाया और मुश्किल से उसे पुरसुकून किया, जो कि पूरी तरह भड़क चुका था। कॉलेज ट्रिप पर ना जाने का दुख नजमा को बहुत ज्यादा था। पूरा एक हफ्ता वो कॉलेज ही नहीं गई और ना ही अपनी दोस्तों से बात की, और यहाँ तक कि वो घर वालों से भी उसने बातचीत बंद कर दी थी। उसके पापा उसे बुलाते लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करती और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती। खाना पीना भी वो अपने कमरे में ही मंगवा रही थी। ना वो किसी से बात करती ना ही सामने आती। इस सूरत हाल में विभू शाह इस बात की फिक्र करते बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार हो गया। अजमी कह रहा है तो उसे विभू शाह के बीमार होने की खबर मिली तो अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा उनके कमरे की जाने पड़ गया। उसने उनका बुखार चेक किया, उन्हें दवा दी और नगमा बेगम को उनके लिए हल्का खाना बनाने की हिदायत दी। फिर वो दोबारा उनकी जाने पड़ा। किस बात का तनाव ले रहे हो? क्या हुआ है? वही नरम लहजा जो उनकी पहचान था। इस वक्त विभू शाह को अजमीर बहुत अपना अपना सा लगा। अजमीर बेटा, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, और दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए मैंने एक फैसला किया कि मैं अपनी बेटी नजमा शाह की रुखसती कर दूं। उनकी बात पर डॉक्टर अजमीर एक बार को झुक गया। आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? घर के अंदर नजमा महफूज है। वो उलझ गया। जानता हूँ वो महफूज है, लेकिन दिन ब दिन उसकी मांगे बढ़ती जा रही है। बहुत जिद्दी हो गई है। जरा जरा सी बात पर ओवर रिएक्ट कर देती है कि गुस्सा में आकर कोई गलत कदम ही ना उठा ले। इसी बात का डर है मुझे, और मैं जानता हूँ कि तुम उसे संभाल लोगे। बचपन से वो तुम्हारी मंगेतर है। ये बात वो नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानते हो ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों को पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करवाऊं और उससे भी शादी कर दूं। उनकी बात पर जमीन ने दोनों हाथ की मुट्ठी बनाते उन्हें थोड़ी के नीचे टिकाया और गहरी सोच में डूबते उन्हें देखा। आप जानते हैं ना, वो भी सिर्फ 18 की भी नहीं हुई। क्या ये ठीक है? अजमीर कुछ परेशान था। 3 माह बाद नजमा 18 की हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी उसका बाप उसकी शादी का हक रखता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस जुमा को तुम दोनों का निकाह और रुखसती दोनों एक साथ कर दी जाएगी। वो भी बहुत सादगी से। उन्होंने जैसे अपना हतमी फैसला सुना दिया और बिस्तर को टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें वो ये दिन याद आने लगा जब उन्होंने अपने दोस्त यानी कि अजमीर के पापा सुल्तान की बात मानकर नजमा का रिश्ता अजमीर के साथ तय कर दिया था। और आज उन्हें इस फैसले पर बहुत खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि अजमीर एक बहुत अच्छा इंसान था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इनकी बेटी को संभाल लेगा। उसकी गलतियों के बावजूद, उसकी नादानियों के बावजूद क्या वो राजी हो जाएगी? इस एक सवाल ने अजमीर को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। होना पड़ेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे संभालूंगा। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। इन्होंने अजमीर को हाथ थामते हुए पूरे एहतियात से कहा। तो अजमीर सर हिलाकर हामी भरने लगा। बहुत बड़ा कमीना है तू। मेरी शादी की तुझे कोई परवाह नहीं और तू चला है अपनी शादी करने। ऐसा दोस्त है तू। जैसे अजमीर ने वासिक कबीर को अपनी शादी के बारे में बताया तो वो और भी भड़क गया। यार तेरा मामला अलग है। वो वैसे भी डॉक्टर नैना एक पढ़ी लिखी और समझदार मेच्योर लड़की है। अपने फैसले वो खुद ले सकती है। और बात रही मेरी मंगेतर की, वो सिर्फ 17 साल की है। समझ ले, वो भी बहुत छोटी है। जैसे हम जगरालू मगरमच्छ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब देखो हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार ही रहती है। अब तक पता नहीं उसने घर में कितना बड़ा तूफान मचा दिया होगा जब उसे ये पता चलेगा। खैर, मैं डॉक्टर नैना से एक बार फिर बात करूंगा। अभी कुछ झिझक रही है, कुछ गैर महसूस कर रही है। तो भी तो हद करता है ना, बगैर भरोसे की डोरी थमाए सीधा ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बस इंतजार करना पड़ता है। और उसे यकीन कर बात, सब्र का फल मीठा ही होगा। अजमीर ने वासिक को बहुत हिम्मत दी, जबकि वासिक के दिल में अजमीर की शादी की बात सुन गुस्से के मारे उसकी आग धक रही थी। दोनों लगभग हम उम्र थे, बल्कि वासिक अजमीर से 6 माह बड़ा था। और अब उसे ये बात चोट रही थी कि अजमीर पहले शादी कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उससे नकली जाली डॉक्टर से कभी शादी नहीं करूंगी।
जैसे ही नजमा को शादी की खबर मिली, सो को दौड़ते अपने पापा के कमरे में आई और गुस्से से उस रिश्ते को ठुकरा दिया। इस पर नगमा बेगम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह दी, विभूषा ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। नजमा, तुम्हारा इससे बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका था और ये तुम्हारे सुल्तान अंकल की ख्वाहिश पर हुआ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो, और मैं नहीं चाहता कि अब और देर हो। इसलिए मैंने सोच कर ये फैसला लिया है कि अब इससे ज्यादा सफाई नहीं दूंगा। बेटी हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और जान से प्यारी हो। पापा, आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। अब जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज इस खड़ूस डॉक्टर से मेरी शादी मत करवाएं। वो अभी से मुझ पर इतना रोब झाड़ते हैं, तो जब आप मुझे उनके हवाले कर देंगे तो मुझ पर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे। प्लीज पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज उनसे नहीं। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली थी, बस मेरी उससे शादी मत कराए। उसका अंदाज विभूषा को बहुत तकलीफ दे रहा था। नजमा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इसकी मंगेतर हो और उसके अलावा तुम्हारी उसकी शादी नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है फिर। पापा, आपने कभी मुझसे ये बताया भी नहीं। अब अचानक कह रहे कि मैं उस इंसान को अपना शौहर मान लूं जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अपनी नफरत को खुले आम इजहार करते उधर उधर देखते भूल गई थी कि दरवाजे पर खड़े दाखिल होते अजमीर के कदम ठटक गए थे। नजमा की इस तरह पीठ थी, उसने अजमीर को आते नहीं देखा था। अब तुम्हारे मुंह से मैं एक लफ्ज भी ना निकला हो, देखो। तुम अपने बाप का मरा हुआ चेहरा नहीं तो देखोगी। बेबू शाह ने पहली बार गुस्से से सिडान कर कहा, तो नजमा आंसू से बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। बेबू शाह का दिल पिघल गया, लेकिन वो जानते थे कि अगर आज नरमी दिखाई तो वो जिद करने लगेगी। इसलिए उसे सख्ती से देखते हुए मुंह फेर कर खामोश हो गए। नजमा रोती हुई दरवाजे की जानी पड़ी। तभी सामने खड़े अजमीर पर उसकी नजर पड़ी। उसने गहरी नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। अचानक वेबू शाह की तबीयत बिगड़ने लगी। अजमीर ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और बिठाया, पानी पिलाया, उनकी पीठ थपथपाई। अब ठीक है? अजमीर बहुत परेशान हो गया था। हाँ ठीक हो, फिक्र मत करो, दुखी लफ्जों में कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली और अजमीर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी फिक्र और गैर यकीनी देखकर अजमीर उनके पास बैठ गया। अजमीर, मुझे पता है कि मेरी बेटी कभी कभी बहुत गलत बातें कर जाती है, तुम्हारा दिल भी दुखाती है, लेकिन मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि कभी उसकी बातों में आकर उससे ये सवाल जवाब मत करना। वो मासूम है, जिस तरफ मोड़ोगे मुड़ जाएगी। वो जानते थे कि उनकी बेटी की बातें अजमीर के दिल में उसकी जगह बना सकती है, इसलिए वो इसका रास्ता साफ कर रहे थे। ठीक है अंकल, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अजमीर ने अंदर ही अंदर नजमा से तंग आ चुका था, लेकिन विभू शाह को तसल्ली देकर, उनके चेहरे पर राहत देखकर उसे भी सुकून मिला था। अजमीर को लग रहा था कि नजमा बहुत ड्रामा करेगी, शोर शराबा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी वाले दिन वो खामोशी से तैयार होकर बैठी थी। उसका ये चुपचाप मान जाना अजमीर को हजम ही नहीं हो रहा था। बहुत ही आराम से उसने अजमीर के साथ शादी कर ली थी। जब रुखसती करीब आई तो अजमीर की आंखें बेइख्तियार वासिक कबीर की जानिब थी। दिल से अपने दोस्त के लिए दुआ नहीं की। वो मुस्कुराया क्योंकि अजमीर को पता था कि वासिक उससे नाराज है, और वासिक भी तमाम नाराजगी के बावजूद उस शादी में शामिल हुआ था। सबसे मिलता मुबारकबादें था। अब वो विभू शाह के पास आया। अंकल, आप खुश है ना? उनके पास बैठते उसने पूछा था। खुश मैं इस दिन होऊंगा जिस दिन मेरी बेटी भी खुश होगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश और मुतमिन हूँ बेटा। मैंने अपनी बेटी को ऐसे हाथों में सौंपा है जिसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेगा। उन्होंने भरोसे और यकीन बड़े लफ्जों में कहा। अजमीर ने सर हिलाकर उनके यकीन पर मोहर लगा दी थी। इधर नैना इस वक्त अपनी दोस्त डॉक्टर ईशा के साथ एक मार्केट आई थी। वहां इसे अपनी एक ड्रेस पसंद कर रही थी कि तभी अचानक दो नकाबपोश उस दुकान में घुस आए। हाथों पकड़ अपनी जगह से नहीं लेगा। दोनों नकाबपोश आदमी झुकते हुए कहने लगे और काउंटर से सारी नकदी निकालने लगे। डॉक्टर नैना डरकर एक तरफ दीवार से चिपक कर खड़ी रही। दोनों नकाबपोश अपना काम करते वहां से तेजी से निकलने वाले थे कि उनमें से एक की नजर डॉक्टर नैना पर पड़ी। उसकी आंखों में पहचान झलक पड़ी। ये वही आदमी था जो एक बार हॉस्पिटल आया था और हंगामा किया था। डॉक्टर नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए देखा तो डर गई। वो आदमी चलता हुआ उसके पास आया और अपना मास्क नीचे कर दिया, फिर उसे घूरने लगा। पहचाना मुझे? अब की बार उसने आंखें गिरते हुए डॉक्टर नैना को बुरी तरह डरा दिया। क्या हुआ? हैरान हो गई?
सोच रही हूँ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं यहाँ कैसे आ गया। तो डॉक्टर, हम लोग पुलिस की जेब में लेकर घूमते हैं, और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ? तुम्हारी वजह से मैं तकलीफ में हुई थी। जैसे ही जेल से छूटा, सबसे पहले यही सोचा कि तुम्हें ढूंढो, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि मेरे बाजू से गोली निकालने वाली तुम ही थी, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आइंदा मेरी सामने नजरों के मत आना, वरना सीधी ऊपर जाओगी। उसे गहरी नजरों से देखते मास्क ऊपर दोबारा नीचे कर गया। तभी उसका साथी डॉक्टर नैना की कलाई को जोर से पकड़ने लगा। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। पहले वाले ने अपने साथी से जकड़ते हुए कहा, यार इतनी जबरदस्त है, छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। उसे भी साथ लेने चलते हैं ना, दोनों भाई मिलकर मजा करेंगे। वो भी फेंक देंगे, फिर फेंक देंगे। उसके माथे साथी ने अपनी घरौनी सोच बताई। इससे पहले कि वो कुछ करता, वासिक कबीर अपनी गार्ड के साथ दुकान में घुसा है। दोनों नकाबपोश से देखकर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन वासिक की गार्ड ने उसे पकड़ लिया था। वो बेकसूर है, प्लीज इसे कुछ मत कहना। एक नकाबपोश की नजर इशारा करती डॉक्टर नैना ने वासिक से कहा, उसका किसी गैर आदमी के लिए फिक्र मत होना। वासिक कबीर को बहुत बुरा लगा। उसने आगे बढ़कर दोनों के मास्क हटा दिए। उनमें से एक वही था जो पहले अस्पताल में डॉक्टर नैना पर हमला कर चुका था, और आज उसके लिए नचवाने से वासिक को रोका था। वासिक ने अपने गार्ड को तैयार करके उन दोनों को वहां से गायब कर दिया था। दुकान का लूटा हुआ सारा माल वापस करते उसने नैना की तरफ देखा। बहुत हैरानी हुई मुझे डॉक्टर नैना कि इस गुंडे के लिए आपके दिल में हमदर्दी जाग उठी, जबकि एक शरीफ इंसान की मोहब्बत, प्यार, इज्जत, एहतराम कहीं नजर नहीं आया। मेरा हाथ तो दूसरे ने पकड़ा था, उसने इसे रोका था। इसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसे कुछ मत कहेगा। नैना ने सफाई दी, मगर वासिक कबीर तलखी से बोला, तुम्हारी जुबान से किसी और के लिए हमदर्दी का एक लफ्ज भी मुझे कबूल नहीं डॉक्टर नैना। इसलिए बेहतर होगा अब मेरे सामने किसी गैर आदमी से हमदर्दी करने की गलती मत करना। तुम्हारा एक लफ्ज उसकी मौत को करीब ला सकता है, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ मेरा एक रूप देखा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दूसरा रूप देखो। वो गुस्से से कहते वहां से पलट गया, जबकि नैना चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। रात के करीबन 11 बजे डॉक्टर अजमीन ने अपने कमरे की जाने पड़ा, और ये उम्मीद कर रहा था कि शायद नजमा गुस्से में होगी, लड़ाई के लिए तैयार बैठी होगी। अजमीन ने गहरी सांस लेते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नजमा से लगभग 12-13 साल बड़ा था, और जानता था कि वो अक्सर बातों पर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। वो शुरू से उसकी जज्बाती तबीयत को जानता था। उसने कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे कर लिया, फिर एक लंबी सांस लेते अंदर दाखिल हुआ। सामने देखा तो नजमा सजी सवरी घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी। अजमीर को सख्त हैरानी हुई। दरवाजा लॉक करते वो उसके पास आया। उसे लगा शायद नजमा होश में नहीं है, और न इतनी खामोशी की उम्मीद उसे नहीं की जा सकती थी। आहिस्ता से उसके पास बैठकर उसने उसका घूंघट हटाया, तो उसका खूबसूरत मासूम चेहरा देख एक पल के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गया। 16 संघार किए हुए वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। अजमीर की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसकी खामोशी पर अजमीर ने उसकी नाजुक हाथ थामना चाहा, मगर उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। नाराज हूं, इतनी की बात नहीं कर रही कि मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे लड़ोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। इतनी जल्दी हार मान गई, यकीन नहीं आ रहा मुझे। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अजमीर की बात पर नजमा ने अपनी पलकें उठाई। बेशक अजमीर बहुत खूबसूरत और असर अंगेज इंसान था, मगर नजमा उससे उतनी ही नफरत करती थी। उसी नफरत पे उसने चुपचाप शादी तो कर ली थी। अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश के आगे वो झुक गई थी, लेकिन उसने अपना दिल बना लिया था कि वो अजमीर का जीना हराम करेगी, और उसे इतना परेशान करेगी कि उतना कि उसे छोड़ देगा। उसके लिए एक अच्छी बीवी का नाटक करती हुई चुपचाप अजमीर के हवाले हुई। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे लड़ूंगी? उसने बहुत नरम लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में उसके लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अजमीर ने खींच कर उसे अपने करीब कर लिया, और बस ही नजमा की हद हो गई। उसका इरादा और भी टाक करने लगा था, लेकिन अजमीर ने छूने से उसके तन बदन में आग लगा दी। उसके दोनों हाथों से उसके सीने को जोर से धक्का दिया और उसे पीछे धकेल दिया। डोंट कम क्लोज टू मी। मैंने शादी सिर्फ अपने पापा की खातिर की है, और नजमा शाह आपसे इतनी नफरत करती है कि मेरा बस चले तो आपकी जान ले लो। नफरत से बड़े लफ्जों में कहते
उसने अजमीर को एक ही पल में अर्श से फर्श पर गिरा दिया था। तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूँ? अजमीर ने भी तल्खी से कहा, मैंने भी सिर्फ अंकल जी की ख्वाहिश का एहतराम करते तुमसे शादी की, और तुम इस वक्त यहाँ बैठी हुई, वरना मेरा बस चलता तो। यही तो मेरा मसला है कि मेरा भी बस नहीं चल रहा। वो गुस्से से कहते हुए अजमीर उठ खड़ा हुआ और अलमारी की जाने पड़ा। अगर इतनी ही नफरत थी आपको मुझसे, तो पापा के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? ना करते शादी, आपकी भी जान छूट जाती और मेरी भी। नजमा की बात पर अजमीर ने गुस्से में आकर अलमारी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि नजमा एक पल के लिए कांप गई और 2 कदम पीछे हट गई। अपने छोटे से दिमाग में एक बात अपने अच्छे से बिठा लो कि हम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं ना, वहां ना तलाकें होती है और ना ही जुदाइयां। जियो या मरो, अब तुम यही रहोगी मेरे साथ, मेरे घर में, समझी तुम? उसे घूरते हुए अजमीर ने अपना ड्रेस उठाया और बाथरूम की जाने चला गया, जबकि नजमा ने अपना गुस्सा पीकर अपनी मुट्ठी भींच ली। अचानक रात के वक्त डॉक्टर नैना की माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ लेकर जाए। उनका ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक हद तक गिर चुका था। एक पड़ोस की आंटी और उनके बेटे की मदद से अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंची। वासिक कबीर की गार्ड, जो कि 24 घंटे उसके घर के आसपास ड्यूटी देते थे, उन्होंने फौरन ये खबर वासिक को दी और बगैर ताखीर किए अस्पताल पहुंचा। जहां डॉक्टर नैना आईसीयू में डॉक्टर ईशा के साथ अपनी माँ का इलाज करवा रही थी, लेकिन उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। घबराहट के मारे वो आईसीयू से बाहर आया। सामने उसे वासिक कबीर दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू देख वासिक का दिल बेचैन हो गया। उसे वो आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जैसे ही उसके पास आया, उसकी माँ के बारे में पूछने ही वाला था कि नैना अचानक उसके सीने से आ लगी। वासिक कबीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नरम, नाजुक और गुदगुदी धड़कनों का एहसास जैसे ही वासिक कबीर को हुआ, उसका दिल बुरी तरह शोर मचाने लगा। ये नरम एहसास उसे किसी और ही जहान की सैर करवा रहा था। वो जैसे एक पल के लिए वहीं ठहर गया। वो नैना की खुशबुओं में मदहोश होने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। ये वक्त इन सब बातों का नहीं था, जबकि नैना तो पूत पूत कर रो रही थी। वासिक ने आहिस्ता से उसे खुद से पीछे किया, क्योंकि वो उसके साथ किसी जायज रिश्ते में नहीं था और वो इस पर कोई हक नहीं रखता था। इसलिए खुद पर काबू पाते उससे अलग कर दिया। डोंट वरी, आंटी ठीक हो जाएंगी, उसे दिलासा देने लगा। तो डॉक्टर नैना खुद को संभालते हुए एक बेंच पर जा बैठी। आई एम सॉरी, मैं खुद को और भी कुछ कहने ही वाली थी कि वासिक से लिपट जाने पर शर्मिंदा हो गए। नैना को अभी तक वासिक कबीर के परफ्यूम की खुशबू अपने आप से आती हुई महसूस हो रही थी। माँ की परेशानी में वो ये भूल गई कि वो क्या कह रही है, और जज्बात में भरकर वो वासिक कबीर के चौड़े सीने से जा लगी। अब उसे खूब शर्मिंदगी हो रही थी। इट्स ओके, वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि इसी पल डॉक्टर ईशा बाहर आती दिखाई दी। डोंट वरी मिस नैना, आपकी मम्मी अब खतरे से बाहर है। दवाइयों का ख्याल रखें और उन्हें तनाव से दूर रखें। आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि वो हाई बीपी की मरीज है। ऐसी सूरत में आपको उन्हें अच्छी तरह से समझाना होगा। आप समझदार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हो तसल्ली देते आगे बढ़ गए और वो अपने आंसू पूंछते आईसीयू की जाने पड़ गई, जबकि वासिक वहीं खड़ा हुआ। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम देर में नैना उसके दिल को कैसे छू गई थी। सुबह जब नजमा की आंख खुली तो कमरे में अजमीर का कोई नामो निशान नहीं था। रात को भी उसने उसे अपने बिस्तर से दूर करके सोफे पर सोने को मजबूर कर दिया था। अब उठी तो उसकी कमर अकड़ी हुई थी। सोफे से उठकर वो बिस्तर की जाने पड़ी। नरम गुदगुदा बिस्तर अब बिल्कुल खाली था। वो फिर से बिस्तर में घुस गई और कमर तक कंबल ओढ़ लिया। एक अजीब सा सुकून था। एक नंबर का खड़ूस और जाली डॉक्टर। खुद इतने आराम का बिस्तर पर सोया और मुझे सोफे पर सुला दिया। मेरी तो कमर ही टूट गई। वो कंबल में घुसी रात की बातें सोचकर सर झटकने लगी और कुछ ही पल में वो नींद की वादियों में मेहरबान हो गई। सुबह उसे वासिक कबीर को अस्पताल से कॉल आई थी। वो फौरन वहां पहुंच गया था। उसे डॉक्टर नैना की माँ की तबीयत का पता चला। जब उसकी हालत कुछ संभली तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात उससे छेड़ दी। वो वासिक को देखकर फिर से नैना से शादी की बात करने लगी और नैना को वासिक से शादी के लिए मनाकर ही दम लिया। उनकी हालत ऐसी थी कि नैना इन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। शाम तक उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर नैना उन्हें घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वासिक कबीर ने मना कर दिया और इन दोनों को अपनी हवेली ले आया। उन्होंने बहुत ही सादगी से इन दोनों की शादी करवा दी।
वासिक कबीर की तरफ से बस कुछ ही लोग मेहमान इस शादी में शामिल हुए थे। नैना बहुत घबराई हुई थी। उसकी माँ ने अचानक उसे वासिक के हवाले कर दिया था, जबकि वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। वासिक कबीर ने नौकरानी को आवाज दी और फौरन उनके लिए कमरा तैयार करने को कहा। बीजान घर पर नहीं थी। नौकरानी ने फौरन हुक्म मानते हुए तैयारी शुरू कर दी। नैना उन्हें लिए उस कमरे में आ गई, जो बहुत बड़ा और खिला हुआ था। नजमा सबके सामने तो नॉर्मल लगी, लेकिन अजमेर जानता था कि वो अंदर से कितनी बेचैन है, क्योंकि अब तक उसने अजमेर को खुद की तारीफ नहीं आने दिया था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी शादी को 2 माह होने को आए थे। दोनों के दरमियान अब भी हल्की फुल्की नोक-चोक चलती रहती थी कि शायद दोनों एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। एबू शाह पहले सियासत का हिस्सा हुआ करते थे, जिस वजह से उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। सियासत छोड़ने के बाद भी उन्हें धमकी भरे कॉल्स आते रहते थे, जिनमें अक्सर उनकी बेटी को निशाना बनाया जाता था। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर हमेशा ही परेशान रहते थे। उसकी शादी के पीछे भी यही वजह थी। कुछ दिन बाद अजमेर को पता चला कि वीबू शाह और मिसेस नगमा का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बन गया। वो इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया और वापसी पर नजमा के लिए फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट देकर घर आया। माँ बाप के जाने बाद नजमा बहुत उदास थी। वो जाते जाते उसे समझा कर गए थे, लेकिन फिर भी वो इतनी दुखी थी कि एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने भी नहीं गई थी। इसी उदासी के चलते अजमेर आज जल्दी घर वापस आ गया था। अपने कमरे की तरफ बढ़ते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, नजमा बिस्तर में दुबकी पड़ी थी बैठी थी। नजमा, उसने आहिस्ते से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। अजमीर ने पास आकर हंगमदर हटाया तो वो बुखार में तप रही थी। ओ गॉड नजमा, उठो, आंखें खोलो। वो घबरा गया था और उसे उठाकर बैठाया और पेशानी चेक करने लगा। बुखार कैसे हो गया? उसकी कमजोर हालत देखकर अजमीन बेचैन हो उठा, लेकिन नजमा बगैर कुछ कहे आंखें मूंदे सर को बिस्तर के किनारे से टिकाए बैठे रही। मैं खाना लगवाता, वो धीमी आवाज में कहता उसे मजीद तकलीफ से बचाने की कोशिश करने लगा। खाना खा के दवा ले लेना, अजमीर ने कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। मुझे कुछ नहीं लेना और अब मुझे तंग मत करना, नजमा गुस्से से कहते हुए फिर से लेट गई। क्या बदतमीजी है ये नजमा, जो कहा है वो करो, वरना मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसे डराने के अंदाज में बोला। इंजेक्शन? वो भी मुझे? हरगिज देगी, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। मुंह हाथ धोकर आओ अपना। अजमीर सच में इंजेक्शन लाया था। ये क्या कर रहे हैं आप, हटाए इसे। वो घबराकर बिस्तर के दूसरे कोने तक खिसक गई। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। जब खाना नहीं खाना, दवा नहीं लेनी, तो फिर इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा ना। अजमीर बिस्तर पर चढ़कर घुटनों के बल उसके करीब आया। वो डर के मारे पीछे हटती रही। नहीं प्लीज हटे, मुझे नहीं लगवाना। अच्छा मैं खा लूंगी, जो आप कहेंगे वो मान लूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो सिर्फ इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। अजमीर उसके डर का पूरा पूरा मजा लेते हुए बोला। आज पहली बार वो उसके काबू में आई थी, वरना इन 2 महीने में उसने इसे खूब नचाया था। इतनी सजा तो बनती थी उसकी। रजमा डर के मारे उठी और बाथरूम की जाने पाई। अजमीर भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, अजमीर ने उसे पकड़ लिया। वो खुद को छुड़वाती पीछे की जाने खिसकी तो लड़खड़ा गई। उसका पाँव फिसला और वो सीधा बाथ टब में जा गिरी। अजमीर ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नजमा ने भी उसे थाम कर गिरते हुए उसे ऊपर गिरा बैठी। दोनों ही बाथ टब के ठंडे पानी में गिरे। उसका टब से टकराने वाला था कि अजमीर ने हाथ रखकर उसे बचा लिया। वो अजमीर की शर्ट थामे कांप रही थी और बुरी तरह उससे चिपक गई थी। उसका हुस्न, उसकी नाज़गी, उसकी खूबसूरत अजमीर ने पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने झटके से नजमा को खुद से दूर किया। उसे अपने जज्बात से डर लगने लगा था, क्योंकि वो नजमा की मर्जी के बगैर उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। नजमा आहिस्ता से उठी और ठंड से कांपती हुई अजमीर भी टब से बाहर आया, उसे देखता रहा। वो डर और शर्म से आंखें बंद किए हुई थी। थोड़ी ही देर बाद अजमीर ने आगे बढ़कर उसे टब से बाहर निकाला था और शॉवर चलाकर उसे हल्के गर्म पानी के नीचे खड़ा कर दिया, ताकि उसका बुखार भी कुछ कम हो सके। लेकिन अब वो ठंड से कांप रही थी और बार बार अजमीर के सीने में छुप रही थी। अजमीर और नजमा दोनों ही शॉवर के नीचे भीग रहे थे। अजमीर ने उसे किसी तरह से कांपती इस नाजुक सी लड़की को अपने सीने से लगा लिया था। वो एक मर्द था, जज्बात से भरा हुआ मर्द। जब उसकी बाहों में उसकी जायज रिश्ते में बंधी हुई उसकी बीवी थी, तो वह कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता था। उसकी आंखों में बदहोशी छाने लगी। होठ जज्बात की शिद्दत से कांप उठे।
दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी। इस वक्त अजमीर के जज्बात पूरी तरह मचले थे जब उसने अपनी गर्दन पर नजमा के नरम होंठों का छूना महसूस किया। उसकी गर्दन पर अपने नरम मुलायम होंठ लगाए आंखें बंद किए पड़ी थी। उसके होंठों का हल्का हल्का छूना अजमीर अपनी गर्दन पर महसूस करता हुआ उसे खुद के और भी करीब खींच गया। इस वक्त वो अपने जज्बात की लहर में पूरी तरह बह चुका था। उसका इस कदर करीब आना, यूं चुपचाप उससे चिपक जाना, उसके अंदर एक शौहर के तौर पर गहरे जज्बात जगा चुका था। और अब वो अपनी बीवी से और दूरी नहीं सह सकता था। उसे भी हक था कि अपने दिल की बातें अपनी बीवी पर जाहिर करे। उसने मचलकर नजमा के होठों को अपने होठों की कैद में लिया था और जब इसकी सांसें थमती हुई महसूस हुई तो अजमीर थोड़ा सा पीछे हुआ और अपनी शर्ट उतार दी। उसकी सांसें जैसे दोपड़ी की तरह चल रही थी। इस वक्त उसके जज्बात की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि अजमीर को अब सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि वो लड़की अब उसकी रूह का हिस्सा बन जाएगी। वो बेखुदी में उसकी खूबसूरती को अया करता जा रहा था और नजमा शर्म से सिमटती जा रही थी। वो अब नजमा की रूह तक में उतर चुका था। वो इस कदर बहक चुका था कि ये भी भूल चुका था कि वो नाजुक सी लड़की उसकी शिद्दत से बुरी तरह मदहोश हो चुकी है। अजमीर ने शावर बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर लिया है। फिर उसने बिस्तर पर डाकर खुद भी उसके ऊपर चौंक गया। क्या हुआ मिस नजमा? अजमीर तरोजा, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना, अब क्यों मेरी बाहों में सिमटती चली जा रही हो? और नजमा आहिस्ता से बोली, वो तो बस आप पर गुस्सा था, लेकिन जो सुकून आपकी बाहों में है वो आपकी संगत में है। इस सुकून मुझे कहीं और नहीं मिल सका और इससे भी ज्यादा सुकून आप मुझे दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको भी हमारा साथ देना होगा। उसकी छोटी सी नाक को हल्के से दबाते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझकर नजमा शर्म से आंखें बंद कर गई। वो नाजुक सी कली उस एहसासात के सामने खुद को बेबस महसूस करती रही। अपना सब कुछ अपने शौहर को सौंप चुकी थी। वासिक उन्हें अपनी हवेली में छोड़कर इतने दिनों से वापस नहीं आया था और वो कहाँ था ये नैना को नहीं पता था। वो 2 महीने से वासिक की हवेली में अपनी माँ के साथ रह रही थी। जब डॉक्टर अजमीर ने वासिक के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी बीजान की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ने पर वो उन्हें बैरून मुल्क ले गया था। उनका बाईपास होना था। नैना को बहुत दुख हुआ। वासिक ने उनकी इतनी मदद की और खुद अपनी जिंदगी की तकलीफों से अकेले लड़ता रहा और फिर ऑपरेशन नाकाम रहा। बीजान का इंतकाल हो गया। अब वासिक उनकी लाश लेकर वापस पाकिस्तान आ रहा था। अजमीर के जरिए बस नैना को ये खबर मिली, लेकिन नैना और वासिक दोनों में से किसी ने भी बराह रास्त एक दूसरे से राब्ता नहीं रखा था और ना ही किसी ने कोई कोशिश की। सुबह उसकी नींद मोबाइल से आती मुसलसल कॉल्स की वजह से खुली। नजमा उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में डूबी हुई थी। अजमीर ने हाथ पर आकर मोबाइल उठाया और वैसे ही लेटे कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से वासिक था। उसकी बीजान के इंतकाल की खबर सुनकर अजमीर बुरी तरह जाग गया था। वासिक, डोंट वरी, मैं पहुंचता हूँ। कॉल बंद करके उसने अपने आप से चिपकी अपनी कमसुन बीवी को देखा। आहिस्ता से उसका सर तकिए पर रखा। फिर उसका मासूम चेहरा देखते उसकी पेशानी पर प्यार बड़ा पोसा दिया। रात को उस नन्ही सी जान ने अजमीर जैसे मजबूत मर्द को सहा था। अजमीर जानता था कि वो रात बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। बाहर आया तो देखा कि वो अभी भी सो रही थी। अजमीर का दिल नहीं किया कि उसे जगाए। रात भर उसे अपने जज्बात की बारिश में भगोने के बाद सुबह जाकर उसने उसे छोड़ा था, इसलिए वो चाहकर भी उसकी नींद पूरी हो जाए। नाश्ते और दवाइयों की अदायत नौकरानी को देखकर वो खुद आसिक की हवेली की जानिब निकल गया। अजमीर काफी देर तक उसके पास बैठा रहा। फिर रात को अपनी बीवी के ख्याल से उठकर खड़ा हो गया। सुबह से उसे देखा नहीं था तो दिल ने जज्बात से बड़ी एक अजीब सी कसम महसूस की। घर में दाखिल होते हुए अपनी शर्ट की ऊपरी बटन खोलता सीधा अपने कमरे की जाने पड़ा, जहां उसकी बीवी मजे से पॉपकॉर्न खाते एलईडी पर कार्टून देख रही थी। अजमीर को अचानक अंदर आते देख उसे रात वाले लम्हात एक एक करके याद आने लगे। उसका सारा खून जैसे उसके चेहरे से दौड़ गया। उसे एकदम तरोताजा देख अजमीर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अपना चश्मा उतारकर वो एक तरफ रखते उसके पास आया और उसके सर तकिए से गिरा दिया। इस अचानक हरकत पर वो बुरी तरह घबरा गई। पॉपकॉर्न उछलकर जमीन पर गिर पड़े। अजमीर, उसे आज पहली बार उसका नाम लिया था, जिस पर अजमीर का दिल और भी मचल उठा। छोड़े मुझे। उसे पीछे धकेलती उठने की कोशिश में बेबस हो गई थी। शेर के मुंह को अब मजीद मजेदार साइका लग गया है। अब इसे दूर करना नामुमकिन है। वो इसका जज्बा देखकर वो डर के मारे खुद में सिमटती चली गई।
शर्म और हया की लाली ने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था। अजमेर की शिद्दतों के आगे वो नाजुक जान पूरी तरह मचल थी, लेकिन उसकी मोहब्बत की गर्म और नरम बारिश में वो पूरी पूरी भीगती चली गई। दरवाजा खुला, वो अंदर दाखिल हुआ। वासु बिल्कुल चुपचाप बैठा था। 2 दिन बीत चुके थे। वो सबसे अलग थलग था। माँ के समझाने पर आज उसने हिम्मत की और उसके कमरे में आई थी। बिस्तर पर उसके पास बैठते उसने उसका हाथ थाम लिया। वासिक ने चौंकते उसे खाली खाली निगाहों से देखा। रोना चाहते हो तो रो ले। नैना उसे डारिस बांधते हुए आई थी, लेकिन अब खुद की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। वासिक उसे देखते हुए अपने अंदर उठते मोहब्बत की बेकाबू तूफान को महसूस करता अपना हाथ पीछे खींच गया। मैं यही रहूंगी, आपके पास। आपकी बीवी हूँ, कहीं और नहीं जाऊंगी। वो बेइख्तियार से बोलते वासिक कबीर को बहुत प्यारी लगी। उसकी बातों पर वासिक ने उसकी कमर में हाथ डाले। अचानक उसे अपने ऊपर गिरा लिया। नैना का दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। बीवी हो और पूरा हक रखता, अगर इस कमरे में रहोगी तो तुम्हें मेरा हक भी देना पड़ेगा। उस संजीदा लफ्जों में कहते हुए उसकी नाक से अपनी नाक रख जोड़ गया। गालों को छूता उसके बहुत करीब गया। नैना के दिल ने एक सांस ली। मैं तो बस आपका गम हल्का करने आई थी वासी। वो सर झुकाकर शर्माते बोली, गम इस तरह हल्के होते हैं क्या मेरी जान? पास आकर दूर होकर नहीं, उसे अपने सीने से लगाते हुए गहरे लफ्जों में बोला था, जिससे नैना के 14 तब रोशन हो गए थे। आप रो रहे हैं वासी? उसकी भीगी आंखों को देखते नैना तरफ उठी। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ थी। उन्होंने मुझे पाला। मैंने तुम्हें उनसे मिला भी न सका। वो बहुत दुखी थी। वो मजबूत जिस्म का मालिक दिलकश मर्द इस वक्त कितना टूटा हुआ था। नैना से ये देखा नहीं जा रहा था। उसके सीने पर सरकते उसने मजबूती से उसे थाम लिया। प्लीज, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं तो बस मजाक कर रही थी कि रो लीजिए, और आप तो सच में रो पड़े। कहते कहते वो खुद भी रोने लगी। और तुम मुझे हर रूप में अच्छी लगती हो। उसे और पास करते वासिक ने उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लेटा लिया। वासिक उसके करीब आते ही नैना का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुम इजाजत देती हो कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें? वो प्यार से उसके चेहरे के बिखरते बालों को कानों के पीछे सलीके से करते हुए पूछने लगा। नैना उसकी आंखों में मोहब्बत से जलते दिए देख रही थी और वो इनकार नहीं कर सकती थी। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। नैना की नाजुक खूबसूरती में वासिक कबीर अपनी दादी का गम आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगा। उसके प्यार की बारिश में नैना अंदर तक तरोताजा हो गई थी, बल्कि अब अपनी बेवकूफी पर हौस पड़ी थी कि वो इस कदर अच्छे प्यार करने वाले इंसान से शादी करने से इनकार कर रही थी। ये तो खुदा की तरफ से उसे खूबसूरत तोहफा मिला था, जिसे वो हमेशा अपने पास समेट कर रखना चाहती थी।